सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इससे पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस इन सीरीज डिस्कस किया, उससे पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस क्या होता है वो डिस्कस किया, उससे पहले हम लोगों ने ओम्स लॉ डिस्कस किया, उससे पहले हम लोगों ने पोटेंशियल डिस्कस किया, और उससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया। ये था रिवर्स ऑर्डर में। यदि मैं शुरू से बात करूँ तो आप लोगों ने समझा कि पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। उसके बाद आपने समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जिस तरह से वाटर को फ्लो करने के लिए, एयर को फ्लो करने के लिए प्रेशर चाहिए, उसी तरह से चार्ज को फ्लो करने के लिए वी नीड पोटेंशियल। पोटेंशियल चाहिए होता है। और पोटेंशियल कैसे मिलता है हम लोग को, कौन क्रिएट करता है, वो करता है सेल या बैटरी। उसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ। उसके बाद देखा हमने रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो ओम्स लॉ में हमने देखा कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो एल बाई में क्या देखा हमने, जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, आर जो है वो रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है, रजिस्टर का। तो रजिस्टर एक थिंग है, एक वस्तु है, एक चीज है। जिससे आपके पास, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल एक चीज है, और मोबाइल का प्रॉपर्टी क्या है, उससे आप वीडियो क्लास कर सकते हो, उससे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, आप उसमें मूवी देख सकते हो। ये सब उसका प्रॉपर्टी है। इसी तरह से रेजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी है, और रजिस्टर्ड जो है एक थिंग है, एक वस्तु है, एक वायर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी आप आपके स्क्रीन पे रजिस्टर्स इन पैरेलल। ये पैरेलल में लगा हुआ है रजिस्टर। आपके पास यहाँ पे 3 रजिस्टर आप देख पा रहे हैं। एलएम, जिसको हमने एलएम एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है। पी क्यू दूसरा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2 है। क्यू एस टी तीसरा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R3 है। और तीनों रजिस्टर जो है वो एक्स पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, उसका एक एंड, और तीनों रजिस्टर का जो दूसरा एंड है वो वाई पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है लोकेश आपको? यस सर। वेरी गुड। यदि आपको यहाँ तक क्लियर है तो अब देखिए, ये इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो मैंने डिस्कस किया अभी, ये इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यही आपको समझना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस का, यहाँ पे 3 है, जरूरी नहीं है कि हर केस में 3 ही रहेगा। किसी किसी केस में हो सकता है कि वो 4 हो, 5 हो, n नंबर हो सकता है। तो जितने भी नंबर होंगे उससे कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पे ये आपको समझना है कि सारे रजिस्टर का एक एंड एक पॉइंट पे जुड़ा होगा, और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे जुड़ा होगा, और उसी दोनों पॉइंट से फिर जो है आपका बैटरी या सेल जुड़ा होगा। यस लोकेश, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके। तो अब मुझे बताइए कि इसमें आपको और क्या समझने में दिक्कत हुई। सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि और क्या दिक्कत हुई, नहीं तो मैं इसको पूरा फिर से एक्सप्लेन करता। इस एक्टिविटी को आपने नहीं। पढ़ा 12.6 को? यस सर। हाँ, तो बताइए और क्या इसमें आपको समझने में दिक्कत हुई। सर मुझे लगा क्योंकि सर रेजिस्टेंस है तो R1 R2 R3 है तो दोनों में अलग अलग तरह का करंट जाएगा इसलिए। हाँ, करंट अलग जाएगा लोकेश, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, रवि, कैन यू कम टू रजिस्टर्स इन सीरीज, दैट फिगर ऊपर होगा। ठीक, ऊपर आइए और थोड़ा सा। फिगर में आइए, फिगर जहाँ पे फिगर दिया हुआ है एक्टिविटी में। यस, यस हियर। यहाँ पे समझिएगा सब लोग ध्यान से। इसमें क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ हमारा तीनों रजिस्टर, XP एक रजिस्टर है, QR दूसरा रजिस्टर है, एंड TY ये हमारा तीसरा रजिस्टर है। तो यहाँ पे जो तीनों रजिस्टर है ये सीरीज में है। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा, जो आपको फिगर में दिख रहा है I लिखा हुआ है यहाँ पे करंट, ये जो I करंट निकलेगा, ये I करंट पहले R1 में जाएगा, उसके बाद वही करंट R2 में जाएगा, वही करंट R3 में जाएगा, वही करंट आपके एमीटर A में जाएगा, और वापस वही करंट आपके सेल में इन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यस आदित्य? यस सर।
वेरी गुड। तो ऐसा होता है हमारा किसमें, सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सारे रजिस्टर में सेम करंट नहीं जाता है। क्योंकि क्यों नहीं जाता मैं बताऊंगा फिगर में आकर के। और देखिए यहाँ पे क्या है, आप ये देखिए, ये जो एक्सपी रजिस्टर है इसमें आई करंट है, क्यू क्यू एस रजिस्टर में भी आई करंट है, और टी वाई रजिस्टर में भी आई करंट है। लेकिन तीनों का रेजिस्टेंस जो है अलग अलग है। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस यदि अलग अलग है तो आप मुझे सोच के बताइए, क्या तीनों का पोटेंशियल एक ही होगा? आप मुझे बताइए, आप लोग सोचिए इस बात को। नहीं, नहीं होगा। हाँ रिंकेश जी, गुड मॉर्निंग। अभी क्लास ले रहे हैं? योगा 7:30 से है, आप पहुंचिए वहां पे, शक्तिपीठ पे। ठीक। हम नहीं आएंगे, हम तो सहरसा में है, वहाँ पे भैया रहेंगे, वहाँ पे भगवान भैया रहेंगे, बाकी लोग रहेंगे। सर नहीं हुआ, एक मिनट सुनिए रिंकेश जी, क्या आराधना योगा क्लास नहीं है क्या आज? नहीं सर, वो दी का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है यस इसलिए। आराधना। हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर, दी का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो दी नहीं गई तो हम भी नहीं गए। कोई बात नहीं, तो वो जाएंगे ना, भगवान भैया जाएंगे ना? हाँ पता नहीं, हाँ जाएंगे ही वही बोल रहे। वो जाएंगे, वो लोग खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वो जाएंगे, उत्सव है वो भी जाएगा, उसके बाद संतोष सर है वो रहेंगे, बाकी बहुत लोग जाते हैं और लोग रहेंगे। हाँ, 2 दिन के बाद मैं भी ज्वाइन कल कर लूंगा। परसों से चली जाएंगी ये फिर से। हाँ परसों तो फिर मैं भी आऊँगा। ठीक है। तो आंसर दिस क्वेश्चन कि सब में करंट तो सेम है, लेकिन सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो क्या सबका पोटेंशियल सेम होगा? नहीं, नहीं होगा। नहीं सर। वेरी गुड, वाह। संत आप बताइए। नहीं होगा सर। आप मुझे ये बताइए संत, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब में अलग अलग जाएगा ना। ठीक है, लोकेश आप बताइए क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर रेजिस्टेंस अलग अलग उसमें करंट फ्लो कर रही है, इसीलिए उसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। देखिए हम ये बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई तो सब में सेम है, बट आर सबका अलग अलग है। आई सेम है, आर अलग अलग है, तो आई इंटू आर भी अलग अलग हो गया, इसलिए पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप सर लोग फिर से रिपीट कर दीजिए ना एक बार। हाँ हम मैंने डिस्कनेक्ट हो गए थे। यस मैंने कहा कि सारे रजिस्टर में करंट तो आई है, बट सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो पोटेंशियल होता है आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग है, इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। यस आराधना। गॉट द यस आइडिया? सर, समझ ओके, गए। सो आप लोग एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे नोट करके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टेंस। आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिए, 2 पॉइंट मैं लिखाऊंगा अभी, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, इसको आप नोट कर लीजिए सब लोग। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential difference, sorry पहले current, in series combination current in all the register, in series combination current in all the register is same, is same, but potential difference across all the resistance
but potential difference across all the resistor are different. यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब रवि, प्लीज कम टू द दैट फिगर, एक्टिविटी 2 पॉइंट क्या था वो, 12.7 पैरेलल वाला एक्टिविटी, वहां आइए। इतना नीचे नहीं है, थोड़ा ऊपर। यस 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 यस। हाँ, अब बताइए। एक पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया, आप रुकिए, अब इस फिगर को देखिए, आप 12.10 फिगर को देखिए आप लोग ध्यान से और बताइए। यहाँ पे सेल आपको दिख रहा है जो कि बैटरी है, यहाँ पे 1 2 3 4 सेल लगा हुआ है, 4 सेल मिलकर बैटरी है। इस सेल से करंट आई निकल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये आई यहाँ से बढ़ के एक्स पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। जब ये आई एक्स पॉइंट पे पहुंचा तो ये आई क्या होगा, ये आई 3 पार्ट में बट जाएगा। कुछ आई का पार्ट जाएगा इस R1 में, कुछ जाएगा R2 में, कुछ जाएगा R3 में। यस, यहाँ तक आ रहा समझ में आपको लोकेश? यस सर। अब आप समझे कि सीरीज में तो आई सेम होता है सब में, लेकिन पैरेलल में सब में आई सेम नहीं होता है, ठीक है। कुछ में सब में अलग अलग आई होगा। लेकिन यहाँ ये बताइए कि सारा रजिस्टर एक ही पॉइंट पे जुड़ा हुआ है एक्स पे, और सारा दूसरे एंड पे जुड़ा हुआ है वाई पे। इन सारे रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पे है और एंडिंग पॉइंट दूसरे पॉइंट पे है, जो कि सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सबका इक्वल होगा, क्योंकि उसी पॉइंट से आपका सेल भी जुड़ा हुआ है। जिस पॉइंट से सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, उसी पॉइंट से आपका सेल भी जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सारे जितने भी हमारे पास रजिस्टर है, सबका पोटेंशियल तो यहाँ पे सेम है, लेकिन करंट इसमें अलग अलग है। यस लोकेश? यस सर। स्नेहल, क्लियर हुआ ये चीज जो मैंने बताया अभी? यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? चलिए, तो अब आप यहाँ पे सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकेंड पॉइंट में लिखा रहा हूं आप लोग को। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, current in all the register are different. Current in all the register are different, but potential difference across all the register is the same. But potential difference across all the register is the same. But potential difference across all the register is same. यस संत, यहाँ तक लिख लिया आपने? यहाँ तक लिख लिया आपने? ओके, हो गया यहाँ तक? आराधना, आपने लिख लिया यहाँ तक? यस सर। वेरी गुड। लोकेश, आप मुझे बताइए, और कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं आगे नो बढ़ूंगा। सर। वेरी गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन अगेन। रवि, जो क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, कम टू दैट पॉइंट।
यस, ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया? ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया? सॉरी, इससे मैं यस पूछता सर। हूँ अभी। स्नेहल, यू टेल मी फर्स्ट। यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 में जो डाउट था वो पूछ लिया, उसको अभी कर लूंगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट 4 and 5? सर कंप्लीटेड। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट लोकेश, हैव यू कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन? नो सर। तो आप आज कर लेना इसको। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है। फ्राइडे है तो मैं फ्री होऊंगा आज 4:30 में। आपको यदि कोई दिक्कत होगी इसमें तो आप मुझे 4:30 से 5 के बीच में, आधा घंटा मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। आप 4:30 से 5 के बीच में मुझे आप कॉल कर लेंगे, ठीक है? वॉइस कॉल कर लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है लोकेश? बट सर 4:30 to 5:30 माय क्लास टाइम सर। योर क्लास टाइम, देन यू कैन टेक टाइम। तब मैं आपको टाइम दे पाऊंगा 7:30 के बाद जो है। व्हाट अबाउट नाइट 7:30 to 8:30? ओके सर। हाँ, तो 7:30 के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं टिल 9, ठीक है? जब आप कंफर्टेबल हो, मतलब आपको यदि कोई प्रॉब्लम होगा श्योर सर। तो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कॉल कर सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है? और बाकी लोग को भी जो बनाएंगे इसमें, आराधना, फॉर यू ऑल्सो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। आपको जो दिक्कत होगा Okay, मैं sir. उसमें। Thank you, sir. ओके, वेलकम। Now we will start our new topic today, heating effect of electric current. Okay, are you all ready for that? यस सर। Okay, yes. In class, in your previous class, in your 8th class, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। याद है आप लोगों को? स्नेहल, आपको याद है? नो सर। कोई बात नहीं। किसको याद है ये चीज? आई थिंक रवि को याद है। यस रवि। अच्छा, रवि का शेयरिंग ऑन है तो वो नहीं बोल पाएगा शायद अभी। कोई बात नहीं। सर हम बताएंगे। अरे वाह, वेरी गुड, बताइए। यस, आराधना। Sir, wait. The हम्म, passes the electric current through the conducting solution. यस, वो chemical reactions से होते हैं. As a result, वो bubbles of gases may be formed. क्या means उसका कुछ particular नाम होता है. Electrons, electrolytes, ओके, deposit. इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल उसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। वेरी गुड। चलिए, कुछ तो आपको याद है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसमें करंट को फ्लो करते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है। ये हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग मतलब आप समझते हैं कि हीटिंग होता है गर्म करना, ठीक है? मतलब गर्म करने वाला इफेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है। यदि इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टेंस में पास करता है, जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा अभी, उसमें पास करता है, तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। We know that a battery or a cell is source of electrical energy. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that set the electrons in motion to flow the current through a resistor or a system of resistor connected to a battery. ये मैंने आपको पहले भी कहा था। क्या होता है? जो बैटरी है या सेल है, सेल मतलब बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ सेल,
वो हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, वही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स। करता क्या है वो, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। कहाँ पर, वायर के दोनों एंड पर, या तो वो सिंगल वायर हो या सिस्टम ऑफ वायर हो, सिंगल रजिस्टर हो या सिस्टम ऑफ रजिस्टर हो, उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और यही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, वो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। We have also seen in section 12.2 that to maintain current, the source has to keep expanding its energy. उस करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स को अपना एनर्जी खत्म करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं जब हम किसी बैटरी को यूज करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे आपका मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होता है, आपके लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज होता है, आपके रिमोट का, आपके घड़ी का बैटरी डिस्चार्ज होता है, क्योंकि वो अपने एनर्जी को एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, वेयर डज दिस एनर्जी गो, ये एनर्जी कहाँ गया, दिस इज द क्वेश्चन। वेयर डज दिस एनर्जी गो, एनर्जी खर्च तो हुआ, तो एनर्जी कहाँ गया। अब कह रहा है आंसर में, अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क, कुछ तो वहां पे वर्क हो गया, लाइक रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। आपका फैन चला तो वहां पे वर्क हुआ, उसमें खत्म हो गया। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गजेट। आपका जो गजेट है उसको गर्म करने में, उसको हीट करने में कुछ एनर्जी एक्सपेंड हुआ। वी ऑफ्टन ऑब्जर्व दैट इन आवर एवरीडे लाइफ, ऐसा हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक फैन becomes warm if used continuously for longer time etc. आप नोटिस कीजिएगा, किसी घर में यदि टेबल फैन होगा, जब टेबल फैन चलता है तो उसके पीछे जो मोटर लगा होता है वो गर्म हो जाता है, आप छुएंगे उसको तो। या आप कभी सीलिंग फैन को आप छू सके चेयर पे चढ़ करके, टेबल पे चढ़ करके, तो जब वो बहुत देर से चल रहा होगा तो आप उसको देख पाएंगे कि वो गर्म हो चुका है। ठीक है, क्यों गर्म हुआ, क्योंकि कुछ जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गया हीट करने में आपके गजेट्स को, गजेट्स में जो अप्लायंस है उसको। ऑन द अदर हैंड, इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, यदि सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव हो, मतलब वो करंट को फ्लो करने में बहुत दिक्कत करे, प्योरली रेजिस्टिव हो, करंट को फ्लो नहीं करने दे, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, मतलब केवल रजिस्टर है और वही जुड़ा हुआ है बैटरी से और कोई चीज नहीं है। तो सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस सेंटेंस को समझिए। जनरली क्या होता है, हमारे पास जो अप्लायंस होता है उस अप्लायंस को हम लोग मानते हैं कि वो हमारा रजिस्टर है, बाकी मानते हैं हमारा कंडक्टर है। इसके लिए मैं आपको एक और फिगर दिखाना चाहूंगा, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा। आदित्य, आप मुझे वहां ले चलिए, बुक के पेज चैप्टर के स्टार्टिंग में जहाँ पे सर्किट बना हुआ है। सॉरी, रवि आप वहां चलिए जहाँ पे सर्किट बना हुआ है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? और ऊपर लोकेश, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा भी वो क्लियर हुआ आपको? यस सर। स्नेहल? यस सर। वेरी गुड। आराधना? लास्ट का थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ओके, उसको मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ देखिए, ये आपका इस फिगर को देखिए 12.1 को, ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट है, कंप्रेसिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की। तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो बल्ब आपका लगा हुआ है ये हमारा रेजिस्टेंस है, बाकी बल्ब से पहले जितना भी है सेल तक लगा हुआ वायर, और बल्ब के बाद जितना भी लगा हुआ है सेल तक के वायर, बीच में की भी लगा हुआ है, ये सारा हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, ये सारा हमारा कंडक्टिंग वायर है। मतलब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इस वायर में रेजिस्टेंस नहीं है, केवल जो ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ रेजिस्टेंस है, बाकी सब हमारा कंडक्टिंग वायर है। हम ये मान के चलते हैं हर जगह। ये बात क्लियर हुई आपको आराधना?
Yes, sir. अब देखिए, अब आप समझेंगे लास्ट वाला पॉइंट। अब अभी आप ध्यान रखिएगा कि सर्किट में क्या होता है, जो हम लोग अप्लायंस यूज करते हैं, चाहे फैन है, बल्ब है, हीटर है, आयरन है, मिक्सी है, फ्रिज है, एसी है, हमारा टोस्टर है, कुछ भी है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन जिस वायर से हम वहां तक पहुंचते हैं, उस अप्लायंस तक पहुंचते हैं, जिस वायर से हम बोर्ड में प्लग लगाते हैं और वहां तक पहुंचते हैं, उसको मानते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। अब आइए आप फिर से रवि, जहां हम लोग पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट, तब तक संत आप मुझे बताइए, आपको समझ में आया इतना जो मैंने बताया अभी? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, जस्ट वेट हियर। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से पढ़ता हूँ लास्ट सेंटेंस। ऑन द अदर हैंड, इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, यदि ऐसा हो जाए कि सर्किट पूरा रेजिस्टिव है, जो कि मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया, वहां पूरा रेजिस्टिव नहीं था, केवल बल्ब रेजिस्टिव था, बाकी सब तो कंडक्टिंग था। करा कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यदि ऐसा हो जाए, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, पूरा सर्किट हमारा रेजिस्टिव ही हो जाए, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर ओनली, केवल रजिस्टर लगा रहे उसमें, कनेक्टेड टू बैटरी, बैटरी से केवल रजिस्टर ही लगा रहे, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या होगा, जो सोर्स का एनर्जी है, मतलब कि सेल का जो एनर्जी है, वो पूरा पूरा डिसिपेट होगा हीट में ही, उसको गर्म करने में ही। मैं फिर से पढ़ता हूं कि यदि हमारे सर्किट में रजिस्टर भी है और कंडक्टिंग वायर भी है, जैसा कि हमने पहले वाले फिगर में देखा, तो वहां पर कुछ वर्क करने में होगा, कुछ मतलब कि ब्लेड को घुमाने में होगा, या मिक्सी के फैन को घुमाने में होगा, या और भी कोई काम करने में होगा, और कुछ जो पार्ट है वो गर्म करने में खत्म होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि ऐसा हो जाए कि पूरा पूरा सर्किट हमारा रेजिस्टेंस से ही जुड़ा हुआ है, रेजिस्टिव सर्किट है, तो पूरा एनर्जी जो है सेल का, वो गर्म करने में, हीट करने में ही खत्म हो जाएगा। अब बताइए आराधना, क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. हो वेरी गया। गुड। तो इसको एक बार आप फिर से पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, और हम जो इमर्सन रड यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, ये हमारा, यही जो हमारा है, यही इफेक्ट को यूज करते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पर, जो गर्म करने वाला चीज है, चाहे वह इलेक्ट्रिक हीटर हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, या हमारा इलेक्ट्रिक टोस्टर हो, या हमारा इमर्सन रड हो, इस सब में हम लोग इसी कंसेप्ट को, इसी इफेक्ट को यूज करते हैं। कम टू द सेकंड पैराग्राफ, रवि थोड़ा सा ऊपर जाइए। ठीक है, ओके ओके, जस्ट वेट। अब कह रहा है, कंसिडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस हमारा आर है और करंट आई फ्लो कर रहा है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज वी, वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसा कि उस फिगर में दिया हुआ था। ठीक है, फिगर 12.13, एक बार फिगर दिखा दीजिए रवि, फिगर 12.13 एक बार दिखा दीजिए। ऊपर है फिगर थोड़ा सा, नहीं इतना ऊपर नहीं, इतना ऊपर नहीं, इतना वही था जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, वही था फिगर। थोड़ा इसको जो आप 12.13 था ना, है ना? ये आपका रजिस्टर है आर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, आमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है और की लगा हुआ है। ये फिगर आप कर रहा है, कंसिडर कीजिए, रेजिस्टेंस आर है और करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, यस। अब आइए फिर से वहां पर, ठीक है। अब कह रहा है, यहां से ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग व्हिच अ चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस, यदि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी इज भी क्यू। ये अभी आपको थोड़ी देर के लिए याद रख लेना है।
कि यदि V पोटेंशियल में Q चार्ज फ्लो करेगा तो वर्क होता है V इंटू क्यू। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ, क्योंकि इतना वर्क चाहिए वहां पे, तो सोर्स को इतना एनर्जी डिसिपेट करना पड़ेगा। कितने टाइम में? इन टाइम टी टाइम में, क्योंकि टी टाइम में हमारा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है और क्यू चार्ज के फ्लो करने से हमारा V इंटू क्यू वर्क होता है। तो सोर्स को V इंटू क्यू एनर्जी देना पड़ेगा कितने टाइम में? टी टाइम में। हेंस पावर इनपुट ऑफ सर्किट सोर्स इज गिवन बाय VQ अपॉन टी। पावर होता है वर्क, कितना वर्क हुआ अपॉन टाइम। तो वर्क कितना करना पड़ा सेल को? यहाँ पे V इंटू क्यू करना पड़ा, क्योंकि V पोटेंशियल था और क्यू चार्ज को फ्लो किया टी टाइम में। तो V इंटू क्यू हमारा वर्क हो गया, और वर्क अपॉन टाइम होता है पावर। तो V इंटू क्यू अपॉन टी हमारा पावर हो गया, और Q बाई टी को हमने पढ़ रखा है I होता है, स्टार्टिंग में पढ़ रखा है हमने। तो ये हो गया V इंटू आई 12.19। यहाँ तक क्लियर हुआ आराधना? नहीं हुआ। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए मैंने कहा कि वो फिगर आप देख रहे हैं, उस फिगर में क्या है? R रेजिस्टेंस है, I करंट है और पोटेंशियल V है उस फिगर में। अब करा है कि लेट T इज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच चार्ज Q फ्लो अक्रॉस। इस T टाइम में Q चार्ज फ्लो किया। यहाँ तक क्लियर है आराधना? यस सर। अब आपको दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। एक चीज कि यदि Q चार्ज फ्लो करता है और पोटेंशियल डिफरेंस V होता है तो वर्क होता है V इंटू क्यू, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन होता है यूनिट चार्ज को फ्लो करने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क डन होता है वो। हाँ, तो यूनिट को करने के लिए V होता है, तो क्यू करने के लिए V इंटू क्यू होगा। तो ये जी V सर। इंटू क्यू आपका वर्क हो गया, और ये वर्क कितने टाइम में हुआ है? टी टाइम में हुआ है। ठीक है, और आप लोग बगल में नोट कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। आप लोग लिख सकते हैं नोट करके, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। जितने टाइम में वो वर्क होता है उस टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तब वो पावर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है पावर P इज इक्वल टू वर्क जो कि VQ हुआ अपॉन टाइम T। यहाँ तक क्लियर हुआ आराधना? यस सर, हो गया। अब Q अपॉन T को हम जानते हैं कि I बोलते हैं, चार्ज अपॉन टाइम को हम लोग करंट बोलते हैं, तो इसको VI लिख दिया। अब क्लियर है यहाँ तक? यस संत, आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? आप टाइप कर सकते हैं संत, यदि आपका नहीं बोल पा रहे हैं तो आप टाइप कर दीजिए, यस और नो आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में। और स्नेहल, आपका क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। आदित्य, लोकेश, वेरी Yes, sir. गुड वेरी गुड। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूँ लास्ट पैराग्राफ इसका। यहाँ तक है सर्किट सर्किट और द एनर्जी, रुकिए यहीं पे, और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय सोर्स इन टाइम टी इज PT। अब क्या होता है, यदि हम एनर्जी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि P इंटू टी, पावर इंटू टाइम T, डेट इज VI इंटू टी, क्योंकि P कितना है हमारा? VI है। आप लोगों ने नोट कर लिया ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यस सर। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हुआ तो वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम भी हो सकता है वहां से, और पावर आपने निकाला है V इंटू आई है, टाइम आपका T है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारा एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय सोर्स इन टाइम T इज P इंटू टी, और P है हमारा VI, तो VI इंटू टी हो गया। यहाँ तक क्लियर है स्नेहल? यस सर। आराधना, यहाँ तक समझ आया आपको? यस सर। ओके। व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स? क्या हुआ इस एनर्जी को जो सोर्स से एक्सपेंड हुआ? ये होता है दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन रजिस्टर एज हीट। रजिस्टर को हीट करने में, गर्म करने में रजिस्टर हमारा एनर्जी हमारा एक्सपेंड हुआ। दस फॉर अ स्टेडी करंट I द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम T इज V इंटू आई इंटू टी, जो कि हमारा वर्क है।
किसका वर्क है? सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा किया हुआ वर्क है, बैटरी के द्वारा खर्च किया हुआ एनर्जी है, जो कि हीट के रूप में हमारा कन्वर्ट हो गया है। कितना हुआ? V इंटू आई इंटू टी, इक्वेशन 12.20। यहाँ तक क्लियर हुआ आराधना? यस सर, हो गया। वेरी गुड। तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आगे बढ़िए थोड़ा सा रवि, आगे क्या है इसमें? हाँ ठीक है, रुकिए। कह रहा है कि अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट, हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है हमारा V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, थोड़ा सा दोनों पे दिखाइए रवि, ताकि मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से। ऊपर का भी दिखाइए और ये भी दिखाइए। इक्वेशन उतना नहीं, उतना जूम नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है। रुकिए यहाँ। अब आप ध्यान दीजिए इक्वेशन 20 पे और 21 पे। H इक्वल टू वी आई टी टी है, और आप जानते हैं V को लिखते हैं V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से। तो I इंटू आर इंटू आई टी, तो I 2 बार हो गया तो I स्क्वायर आर टी हो गया। इक्वेशन आपका 12.21। ये क्लियर हुआ इक्वेशन 21 आराधना? रिपीट। सर रिपीट करिए ना एक बार। ओके, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो जो आपका इक्वेशन 20 में जो H इक्वल टू वी आई टी है, यहाँ के V को आप लिख सकते हैं I इंटू आर। I इंटू आर भी हो गया, उसके बाद I इंटू टी है, तो I 2 बार हो गया, तो I स्क्वायर हो गया, R हो गया और T हो गया। यस स्नेहल? यस सर। आराधना? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको आराधना? यस सर, हो गया। ओके ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर जाइए आप। अब देखिए, तो अब आपका इक्वेशन क्या बन गया? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब H इक्वल टू या तो आप वी आर टी बोलिए या आई स्क्वायर आर टी बोलिए, दोनों आप बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में, आपको एग्जाम्पल में जो दिया रहेगा प्रॉब्लम में, उसके बेसिस पे इसको आप निकाल सकते हैं। आपको आई दिया है तो आई स्क्वायर आर टी कर लीजिए, आपको बी दिया है तो बी आर टी कर लीजिए। दिस इज नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये जो इक्वेशन है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि ये जूल ने दिया था। इसका नाम आपको याद रखना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है? तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। मतलब जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर का, रेजिस्टेंस का, और जितना टाइम वो करंट फ्लो किया है उसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। The law implies that heat produced in a resistor is first directly proportional to the square of current for a given resistor, directly proportional to resistance for a given current, and directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. ये तीनों पॉइंट आपको इस इक्वेशन से 12.21 से दिख रहा होगा कि आई स्क्वायर आर टी है तो करंट के स्क्वायर का, रेजिस्टेंस का और टाइम का, तीनों का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां तक क्लियर हुआ संत? यस सर, हो गया। वेरी गुड। In practical situation, when an electric appliance is connected to a non-voltage source, equation 21 is used after calculating the current through it using the relation I equal to VR, V upon R। करा कि किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू नॉन वोल्टेज सोर्स, कोई अप्लायंस है, मान लो कि आयरन है हमारे पास, अब वो हमारा 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है आयरन। तो पहले हम आयरन के रेजिस्टेंस को पता करके 220 वोल्ट में डिवाइड करके हम आई निकाल लेंगे, और उसके बाद हम उसका वो जो है हीट निकालेंगे। वही करा है यूज। फिर से पढ़ता हूँ। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू नॉन वोल्टेज सोर्स, इक्वेशन 21 इज यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट। पहले करंट निकाल लेंगे, फिर इस इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में आई स्क्वायर आर टी है। आर तो पता होता है हम लोग को कि हीटर है तो कितना उसका रेजिस्टेंस है, या हमारा पास
इलेक्ट्रिक इमर्सन रड है, कितना उसका रेजिस्टेंस है वो पता होता है, और कितने टाइम के लिए हमने उसको यूज किया, उस हीटर को या इलेक्ट्रिक या इमर्सन रड को। टाइम पता है, मान लीजिए हमने आधे घंटे के लिए यूज किया तो हो गया 30 मिनट, 30 इंटू 60 सेकेंड हो गया, टाइम पता हो गया। आर पता है उसका कि ये जो हीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है पता है। आई निकाल लेंगे पहले हम, वही कह रहा है यहाँ पे कि पहले हम आई भी अपना आर करके निकाल लेंगे और फिर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यस संत, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। वेरी गुड। नाउ कम टू द एग्जांपल 10 रवि। देखिए अब ये एग्जांपल है, किसी में आपको आई निकालना है, किसी में आपको आर निकालना है, ठीक है। ये आप आई थिंक आपसे आप बनोगे, ये बन जाएगा, ठीक है। कम टू 12.11। कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम रवि। यस, ये भी आसान है, आपसे बन जाएगा। गो अहेड। फिर आपके पास तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप ट्राई कर लोगे तीनों क्वेश्चन को, और उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब यदि आपके घर में हीटर है, इमर्सन रड है या आयरन है, उसको आपने आधा घंटा यूज किया तो आपने कितना एनर्जी खर्च किया, और गवर्नमेंट बिजली विभाग आपसे कितना पैसा उसके लिए चार्ज करेगा, ठीक है। ये सब आप निकाल सकते हो, ये सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कल के क्लास में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ संत? यस सर, हो गया। वेरी गुड। आराधना, यहाँ तक क्लियर? यस सर। रवि आप शेयरिंग बंद कर सकते हैं। आदित्य, यहाँ तक क्लियर हुआ? सर वो एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे ना? हाँ, सॉल्व नहीं होगा तो मैं हूँ कल बताने के लिए आपको, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। ओके। एंड रवि अब आप मुझे बताइए, आपसे बीच में पूछ नहीं पाया, आपको कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। वेरी गुड। स्नेहल नो सर। एंड लोकेश? नो। Okay. So first of all, I would like to thank Ravi for sharing the screen and helping me, and Snehal also for being co-host and helping me, and thanks all for joining the session. सर Yes, अटेंडेंस नहीं होती है। attendance मैं मॉनिटर करते रहता हूँ पूरे क्लास में, ठीक है। ओके ओके सर। तो ठीक है, आप लोग फिर हम लोग ठंड तो ज़्यादा है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। सेम हियर सर, बाय। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, थैंक यू।